सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, ध्यान से सुनिएगा अंतर, कि सपने के लिए या सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए बिना नींद की मेहनत। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है कि सपने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए या बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य को पाने के लिए बिना नींद की मेहनत। याद रखना। चलिए, आज थ्योरी का पार्ट है, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स शुरू हो रहा है। आज बेसिक, जैसे हम शुरू करते हैं वैसे ही हमेशा शुरू करेंगे। बेसिक लेक्चर, पहला लेक्चर, सबसे बेसिक लेक्चर, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, तो आपको एक काम करना है यहाँ पे कि थ्योरेटिकल है आज का चैप्टर, ये तो पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है। केमिस्ट्री में मोस्टली सब थ्योरेटिकल ही होता है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही, आज का लेक्चर तो कुछ ज़्यादा ही, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी दोनों की, मेटल्स नॉन मेटल्स की, और साथ में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो सबसे वो होता है ना, सबसे ताकतवर हथियार टाइप का, वो होते हैं नोट्स। अगर इस टाइम पे अच्छे से नोट्स बनाओगे तो ये जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी ना, अगर आप उसको समझ लोगे भी, थ्योरी समझी भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, सब रटी जाती है। अगर समझ के नोट्स बना लोगे तो जब वापस इस चैप्टर को पढ़ोगे, वापस अपने नोट्स उठाओगे, तो मुश्किल से आपको विद इन अ मिनट, 1 मिनट लगेगा ये सारा थ्योरी जो आपने अभी मेहनत करके पढ़ा, अभी मेहनत करके नोट्स बनाया, 1 मिनट, चाहे अब से 2 महीने बाद भी इस थ्योरी को देखो या इस नोट्स को देखो, तब भी आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा बाकी सारी चीज़ें रिकैप करने में। तो ये पावरफुल थिंग होती है स्टूडेंट्स की, उनके नोट्स। और नोट्स बनाने में भी थोड़ा क्रिएटिव बना करो, ठीक है, कि 3 टाइप के या 2 टाइप के पेन लेके, कि ब्लैक से हेडिंग लिख रहे हैं, ब्लू से नोट्स लिख रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ मेन है, चाहे ब्लू से इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हो लेकिन डब्बे में लिख लो, या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने के लिए रेड पेन का यूज़ कर लो, ताकि वो इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब नोट देखो, हर बात का एक मतलब होता है। जब नोट्स रिवाइज करोगे, उस लाल वाले डब्बे पर आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको पता उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, उस डब्बे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, तो वो आपके माइंड में पहले जाएगा। ये बात होती है। अब आप लोग बोलोगे हम क्रिएटिव बने, तो आप भी थोड़ा क्रिएटिव बन जाया करो। एक वाइट बोर्ड मार्कर की जगह 1-2 और कलर के वाइट बोर्ड मार्कर, तो पढ़ाने वक्त ना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं सूझती है, वो पढ़ाने के बाद सूझती है कि हाँ इसमें और अच्छे से कुछ लिख सकते थे वाइट बोर्ड पर, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। तो जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ उसे भी ध्यान रखा करो, और जो वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसे तो उतारना ही है, ठीक है। नोट्स अपने हिसाब से बनाओ, हर बच्चे के अलग होते हैं। तो आज शुरुआत करनी है इस चैप्टर की, ठीक है, शुरुआत करनी है। शुरुआत मैं कैसे करूँगा, बहुत सिंपल लॉजिक के साथ शुरू करूँगा। जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन एलिमेंट्स, इनको ब्रॉडली, वर्ड पे ध्यान दें, ब्रॉडली क्लासिफाई करा जाता है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, ठीक है। अब इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू, आज उसी का लेक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बीच बीच में जो एक्सेप्शंस आएंगे वही मेन है। जानते हो ना एक्सेप्शंस क्या है, अभी जब पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। वो एक्सेप्शंस मेन है, उसे डब्बे में बंद करके आपको लिखना है उन सारे एक्सेप्शंस को, वही पूछता है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर में, ठीक है। बाद में मैं आपको लेक्चर के एंड में एक लिस्ट भी दे दूंगा एक्सेप्शन की, उसे स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे नोट कर लेना। लेकिन मैं हर प्रॉपर्टी के साथ उसका एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगा, लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो मेटल्स की अगर मैं जनरल बात करूँ ना, तो जनरली मैं कुछ प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। जनरली आपके मन में क्या आता है मेटल के बारे में सुन के, हार्ड शब्द या स्ट्रॉन्ग शब्द दिमाग में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हार्ड, इसमें से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में, मैं खाली समझा रहा हूँ, एक चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। हार्ड शब्द जनरली मेटल्स सुन के दिमाग में आता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेटल्स की, ये चाहे आप लिख सकते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है लिखो पहले, फिर समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो काफ़ी लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता होगी वो आज जान सकते हैं कि मेटल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल Al जो है वो Al3+ बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल। अब समझाता हूँ, लिख लिया पहले फिर समझाता हूँ, काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया खाली डेफिनेशन से। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब ये मेटल्स क्या करते हैं जब रिएक्ट करते हैं ना, या जब रिएक्शन कुछ होती है इनके बीच में, बॉन्डिंग टाइप की कुछ चीज़ होती है, तो हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, मतलब हमेशा ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, लूज कर देते हैं।
कि भैया इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, कम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली उनके पास 3 से कम ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, वही लूज या गेन होते हैं। तो क्या करते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे देते हैं, है ना, कि ले जाओ तुम। तो मोस्टली क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव आयंस को लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लो, ए एल्यूमिनियम है, वो जब रिएक्ट करता है या बॉन्ड बनाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंस शेल में, दे देता है, ले जाओ भाई तुम 3 इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये याद भी रखना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनकी बेसिकली 1 2 या 3 ही होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, मोस्टली। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, जनरल बात हो रही है अभी यहाँ पे। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास 6 या 5 से शुरू कर लो, 5 6 7 ऐसे होते हैं। ठीक है, और जो 4 है वो कार्बन है, इसलिए तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना जो अब हम पढ़ के इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, जानते हो ना, कि 4 इलेक्ट्रॉन सब बीच में खड़ा हो गया बेचारा, ना दे सकता है ना ले सकता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ये सब पूरी उसके चैप्टर ही पढ़ के आ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, थोड़ा फैक्ट अगर बताऊँ मैं। ठीक है, तो मेनली अभी यहाँ बात कर ले, नॉन मेटल की बात कर ले, तो फिर इन पे थोड़ा फैक्ट बताते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली दिमाग में आता है कि ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्या मतलब, मैंने हार्ड का उल्टा लिख दिया, सॉफ्ट मतलब मोस्टली गैसेस फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल कोई दिमाग में आता तो बोल दोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्या मतलब, दिखते भी नहीं है, ऐसी चीज़ें इतने सॉफ्ट होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं मोस्टली। सॉलिड्स भी होते हैं, लेकिन जनरली इनके सॉलिड भी सॉफ्ट पाए जाते हैं, ये बात है। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। मतलब देखो, मान लो 5 6 7 है तो उसको 3 चाहिए, तो 3 ले लेगा, 5 देगा नहीं, समझो इस बात को। नॉन मेटल्स का मोनली वैलेंसी इसमें लाइक करती है, मेटल्स की इसमें तो 1 2 3 दे देते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के पास थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो देते नहीं है। अब 5 देने से अच्छा 3 ले लो। समझ रहे हो ना ये बातों को, 9th में पढ़ के आए हो ये सारी चीज़ें, 9th में पढ़ के आए हो ये सारी चीज़ें, ये सब बॉन्डिंग वॉन्डिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सब पढ़ के आए हो आप, इसलिए मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी बातें। तो 5 या 6 देने से अच्छा 1 2 या 3 ले लो, फायदे में रहोगे। तो क्या करते हैं, गेन कर लेते इलेक्ट्रॉन का, गेन कर लेते तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा आ जाता है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तो O2- बन जाता है, ये जब आयंस को फॉर्म करता है तो O2- बन जाता है। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता नहीं है, ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, और नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये मैं बात समझाना चाह रहा था चैप्टर की शुरुआत करने से पहले। फैक्ट की बात करूं अगर, कि अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट जानते हैं, अर्थ की जो क्रस्ट है ठीक है, उसमें नॉन मेटल्स में से 50% अर्थ की क्रस्ट में 50% ऑक्सीजन होता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है 26% कुछ करके, उसके बाद नीचे नीचे और सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन अर्थ की क्रस्ट में 50% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो एक फैक्ट मेरे ख्याल से आपको पता चले। और क्या होता है, एक और फैक्ट है कि 7% एल्यूमिनियम होता है। मतलब नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, और मेटल्स की जब बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम के बाद कैल्शियम का कुछ परसेंट, 5% कुछ ऐसे ही, मैग्नीशियम का, फिर पोटेशियम का, ऐसे। लेकिन सबसे ज़्यादा मेटल्स के केस में अर्थ की क्रस्ट में एल्यूमिनियम पाया जाता है 7%, और 50% ऑक्सीजन पाया जाता है। अर्थ की क्रस्ट की बात करो तो थोड़े फैक्ट है, ये भी आप लिख सकते हैं, अर्थ की क्रस्ट में ये फैक्ट्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा जितनी बात मैंने पढ़ाई है यहाँ पे। ये सबसे मेन थी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। बाकी प्रॉपर्टीज अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मेटल्स अलग पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स अलग पढ़ेंगे, और अभी वही शुरू करने जा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। जो आज के लेक्चर का मेन जो पार्ट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, हेडिंग आप लोग डाल सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिनमें एक्सेप्शंस आएंगे आपको क्या करना है, एक्सेप्शंस को अच्छे से एक डब्बे में बंद करके लिख लेना है। और कोशिश करना अगर लाल पेन ना भी हो तब भी किसी अलग टाइप के, मतलब ऐसा लिखना कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे।
ठीक है, 1 नंबर में हमेशा पूछ लेता, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का, 1 मार्कर की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन जरूर पूछ लेता है। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। चलिए, पहली आप भी लिखेंगे मेरे साथ, पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, या मेलिएबल लिख लो चलो सिर्फ, कि जो मेटल्स होते हैं, ऐसे लिख सकते हो कि मेटल्स आर मेलिएबल, ये प्रॉपर्टी आप लिखेंगे पहली। अब ये मेलिएबल क्या है? देखो, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को मैं हैमर्ड कर सकता हूं या बीट कर सकता हूं इनटू थिन शीट्स। मतलब मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स, ठीक है, थिन शीट्स में। अब इसमें भी एग्जांपल्स है कि गोल्ड या सिल्वर आपके मोस्ट मेलिएबल हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलिएबल है, गोल्ड सिल्वर मेलिएबल। अब थिन शीट का मतलब समझ रहे हो, मतलब जो एक सॉलिड टाइप का कोई एल्यूमिनियम, मान लो गोल्ड है सॉलिड में, उसको आप बीट करके हैमर करके थिन शीट के फॉर्म में भी बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। और इसमें एक यूज भी आता है, यूज होता है आपका एल्यूमिनियम का, इसको अच्छे से लिखना है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की फॉइल जानते हो ना, सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम की फॉइल होती है जिसमें आपके खाने पैक होते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है, उसको आप बीट करके फॉइल के फॉर्म में बना सकते हो। आप शायद समझ में आ रहा होगा, एक थिन शीट के फॉर्म में, जो एल्यूमिनियम की फॉइल देखी आपने सिल्वर कलर की, जो खाने को पैक करने में यूज होती है। तो एक मेटल है एल्यूमिनियम, लेकिन हम उसको बीट करके हैमर करके थिन शीट में भी बना सकते हैं, यानी फॉइल के फॉर्म में या थिन शीट के फॉर्म में भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बात, ठीक है। आओ दूसरी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी है दूसरी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। अब ये क्या है? ये भी इसके जैसी है। क्या है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। और इसमें भी गोल्ड है सबसे डक्टाइल मेटल, सिल्वर भी है, एल्यूमिनियम, कॉपर भी, लेकिन गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप उसको गोल्ड को थिन वायर में फैला सकते हैं। अब देखो डक्टिलिटी समझाता हूँ। जैसे इसमें हैमर्ड इनटू थिन शीट, इसमें ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब मेटल की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको वायर, मतलब एक मेटल सॉलिड से आप उसको वायर भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? वायर भी बना सकते हो। गोल्ड का वायर बना सकते हो, सिल्वर का वायर बना सकते हो, एल्यूमिनियम और कॉपर का नाम सुना है? इनका वायर बना सकते हो, और यही यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में। कॉपर मेनली, कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही ज़्यादा मेन यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में। कॉपर के वायर देखे ना, कॉपर एक मेटल है, उसका वायर बना सकते हैं। और कॉपर इतना अच्छा गुड कंडक्टर है कि उसको इलेक्ट्रिकल वायर की तरह यूज करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में। तो ये एक इसका, ये एक इसमें एल्यूमिनियम का यूज, यहाँ पे कॉपर का यूज। तो ये दोनों कमर्शियल यूज भी याद रखने हैं। मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलिएबल कौन, वो भी याद रखना है, और ये डेफिनेशन भी याद रखनी है। और मेरे ख्याल से समझ तो आई गई होगी, ठीक है, समझ तो आई गई होगी। कुछ खास नहीं, मेलिएबल, थिन शीट्स, डक्टिलिटी, थिन वायर्स। मेटल को थिन शीट में कर सकते हो, थिन वायर में कर सकते हो। मेरे ख्याल से मुझे थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ना चाहिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कहती है, वो कहती है कि मेटल्स आर, क्या? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जनरली सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब सारे मेटल्स मोस्टली हीट को अपने थ्रू कंडक्ट होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट होने देते हैं। और बेस्ट है सिल्वर, मतलब सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और इसका कमर्शियल यूज आप सभी जानते हैं। फिर से कॉपर आएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम आएगा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स में
को कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने में इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह यूज होता है। गुड कंडक्टर है कॉपर, बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखेंगे, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन जब आएगा तो लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। और टेंशन तो बिल्कुल मतलब लिखवाने के बाद एक अलग लिस्ट भी दे दूंगा सारे एक्सेप्शन की, ठीक है। फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ मुझसे कहती है कि दे आर सोनरस। क्या? सोनरस। वे सोनरस क्या है? सोनरस की डेफिनेशन भी लिख सकता हूं, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। मतलब मेटल्स हार्ड होते हैं ना, मैंने कहा ना मेटल्स हार्ड होते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्योंकि जनरली हार्ड होते हैं, तो अगर मेटल्स को आप छू, जैसे ये मेटल है तो मैंने इसको छुआ तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई साउंड दे रहा है। हर मेटल की अलग साउंड होगी, लेकिन मेटल क्योंकि हार्ड होते हैं तो वो बीट करने पर, ऐसे तो साउंड नहीं देगा, बीट करना पड़ेगा तो साउंड देता है। एक एग्जाम्पल इसका आपके एनसीईआरटी में भी लिख रहा है, सिंपल सा, स्कूल में जो बेल्स होती हैं, जो घंटी होती है जिसको आप सुन के भागने लगते हैं लंच में भी और छुट्टी में भी, तो वो मेटल्स की बनी होती है। उसको आप बीट करते हो हैमर से या किसी भी चीज़ से, किसी भी हार्ड चीज़ से, तो साउंड देती है, ठीक है। हर मेटल की अलग साउंड है, बेल की अलग साउंड, रिंग की अलग साउंड, व्हाइट बोर्ड की अलग साउंड, ठीक है। तो वो साउंड आप सुनोगे, मतलब मेटल्स ऐसी चीज़ है जो साउंड प्रोड्यूस कर सकती है बीट मारने पर, सोनरस है। क्लियर? तो ये दोनों याद रखें, ये लिख लें, फिर मैं चलता हूँ और भी प्रॉपर्टीज 5th 6th 7th जितनी प्रॉपर्टीज सब समझाता हूँ, ठीक है। बिठाने जा रहा हूँ। अच्छा, दो और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं 5th और 6th, उसके बाद वो वाली प्रॉपर्टीज आने लगेंगी जिन सब प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अभी दो और बेसिक प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा, नॉन मेटल्स में तो हर प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है मोस्टली, मेटल्स में थोड़ा कम एक्सेप्शन है। और 5th पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेटल आर लश्रस, लश्रस, लश्चर है नहीं में, लश्चर 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 कुछ भी कह सकते हो। शाइन है, शाइनिंग सरफेस है। क्या है? शाइनिंग सरफेस है। मैं ये कह रहा हूँ शाइनिंग, शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस, सरफेस, सरफेस है, ठीक है। दे आर शाइनिंग, क्या होता है, दे आर शाइनिंग सरफेस। अच्छा, इसमें है क्या एक बात कि इसका एप्लीकेशन है, फिर एक यूज है शाइनिंग सरफेस का कि गोल्ड और सिल्वर मोस्ट शाइनिंग सरफेस है या मोस्ट शाइनिंग मेटल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, सिंपल ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं। इनकी एक डिसएडवांटेज भी है कि जब इन सब शाइनिंग सरफेस को आप एयर में रख दोगे ना थोड़ी देर के लिए, जैसे गोल्ड को एयर में रख दोगे थोड़ी देर के लिए, बाहर रख दोगे खुले में, तो क्या होगा, थिन लेयर चढ़ जाएगी। देखो अलग अलग एयर में क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे ये गोल्ड और सिल्वर की मेटल से रिएक्ट करके थिन लेयर बनाते जाएंगे, ऑक्साइड की लेयर बनती जाएगी, कार्बोनेट की लेयर बनती जाएगी, सल्फेट की लेयर बनती जाएगी। तो ये क्या है, ये खराब होते जाएंगे। अगर इनको खुले एयर में रख दो तो ये खराब हो जाते हैं, खराब। रीज़न मैंने बता दिया है, एयर में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है तो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फेट इन पे बनता जाएगा, खराब होते जाएंगे। खुले में मत छोड़ा करो अपनी ज्वेलरी को। चलिए 6th। अच्छा, ये 6th मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। कुछ नई चीज़ शायद आपको यहाँ पे मिलने को, पढ़ने को मिले कि मोस्टली, ये जनरली मैं लिख लूँ, जनरली मेटल्स हैव ग्रे और सिल्वर कलर, सिल्वर कलर। अच्छा, इसमें एक नहीं दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है गोल्ड का, जिसका कलर होता है येलो। दूसरा एक्सेप्शन है कॉपर का, जिसका कलर होता है रेड, ब्राउन। इन दोनों को छोड़ के जनरली मेटल्स का कलर होता है ग्रे और सिल्वर। ये एक नई चीज़ है, आप लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा ना पूछा आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी।
कि मेटल्स आर जनरली ग्रे एंड सिल्वर इन कलर एक्सेप्ट गोल्ड विच इज येलो इन कलर एक्सेप्ट कॉपर विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर या रेड ब्राउन इन कलर। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर पता तो इसके बाद जितनी भी 1 2 3 और प्रॉपर्टीज आएंगी, मेरे ख्याल से 3 और प्रॉपर्टीज आएंगी, वो 3 या 4 आएंगी, वो है इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, तो उसको पढ़ने की है जरूरत ध्यान से। चलिए पहली मैं पढ़ाता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्या, वैसे तो इसमें भी एक्सेप्शन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट ही मानना, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम 7th प्रॉपर्टी, देखते हैं 7th प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है। तो आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अभी तक, अब जब तक मैं मिटा दूँ तब तक आप लिख लें कि मेटल्स आर जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 7th प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग। हार्ड, अब इसमें क्या लिखना है, आप सिंपल लिख लो हार्ड। हार्ड कैसे लिखते हैं, हार्ड ऐसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं हार्ड। क्या है मतलब इसमें क्या बोलूँ मैं आपको, मेटल जनरली हार्ड स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्शन है इसमें, बस वो याद करने की जरूरत है। मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो आप चाकू से नहीं काट सकते, बस इतना समझ लो, हार्ड है। मेटल को चाकू से नहीं काट पाओगे, हार्ड है। एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन बक्सा बना लो, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है मोस्टली सभी जानते होंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम ना ही स्ट्रांग है ना ही हार्ड है। क्या बोल रहा हूं मैं, ना ही स्ट्रांग है ना ही हार्ड है। मतलब सोडियम पोटेशियम एक लौते ऐसे मेटल हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, बटर जितने सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काट दोगे, लेकिन मोस्टली नहीं काट पाओगे, इन दोनों को काट दोगे। तो ये हो गई एक्सेप्शन हमारी। बढ़ते हैं 8th पे, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। अब इसमें मैं क्या बोलूँगा, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी मतलब हाई डेंसिटी, बोलना क्या है अब मुझे इस पर। जैसे 7 पॉइंट, या नंबर छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, हाई डेंसिटी है, जैसे आयरन है, आयरन की बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन वही है आपका सोडियम पोटेशियम। क्या, सोडियम पोटेशियम। डेंसिटी का मतलब पता है, डेंसिटी का मतलब समझाता हूँ, चलो, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा। डेंसिटी मतलब हैवी, भारी, मतलब जो मोस्टली है मेटल्स। देखो मेटल्स जो है हार्ड भी होंगे, चलो आयरन का एग्जांपल ले लो, मेटल्स, मेटल्स को अब आयरन मान लो आयरन हार्ड, हाँ, आयरन स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग, आयरन हैवी बहुत हैवी। तो जनरली मेटल्स आर हैवी। एक्सेप्शन दोनों में सोडियम पोटेशियम ही एक्सेप्शन। सोडियम पोटेशियम इतना सॉफ्ट है कि चाकू से काट लोगे, सोडियम पोटेशियम भारी भी नहीं है, जब सॉफ्ट होगा तो ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। तो यही दोनों है, मैं चाहता हूँ आप लोग इनको ध्यान से देखें, इसके एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम को एकदम दिमाग में बैठा ले, दिल में बैठा ले। 9th पढ़ते हैं, 9th भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद 9th ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेके। क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाँ 9th और एक 10th भी बची है। 10th में शायद हमारे पास है रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पे क्या टेम्परेचर होता है उनका, या रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, फिजिकल स्टेट क्या है। पहले पढ़ते हैं ये वाली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स की बात हो रही है तो लिख लो वेरी हाई या जनरली हाई। एक्सेप्शन अभी पढ़ लेंगे। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल, सॉरी मेटल्स के जो बॉइलिंग और नॉन बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली हाई होती है, हाई क्या, वेरी हाई होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक्सेप्शन है इसमें गैलियम। देखो एक्सेप्शन इसमें वो वाला भी है, सो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 4 एक्सेप्शन तो गैलियम और सीजियम तो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा ही है, गैलियम सीजियम, ये तो आपको पता ही है।
मतलब ये इतने इनकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है कि अगर आप इसको हाथ के पाम पे रख दो, यहाँ रख दो हाथ पे, तब भी ये मेल्ट हो जाएंगे। मतलब जो आपके हाथ में जितनी हीट है ना, उस हीट से ये मेल्ट हो जाएंगे। इतनी कम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जो आपके हाथ में हीट है उसी से ये मेल्ट हो जाएंगे। तो ये तो आप एग्जांपल सभी जानते हैं। लेकिन आपसे अगर पेपर में 4 पूछ ले तो आप सोडियम पोटेशियम भी यहाँ लिख के आ सकते हैं। सोडियम पोटेशियम की भी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, क्लियर। तो 9th भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक और बचा है हमारे पास 10th एंड द लास्ट वन। ठीक है, उसके बाद मेटल्स नॉन मेटल्स की। मेटल्स अब समझ में आ गया। तो मेटल्स नॉन मेटल्स की करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें खाली एक्सेप्शन ही ज़्यादा हैं, वही याद रखना है। जैसे आप बोलोगे कि मैं बोलूँगा मेटल्स आर सोनरस, तो आप बोलोगे नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। मैं बोलूँगा मेटल्स आर मेलिएबल, तो आप बोलोगे नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। मैं बोलूँगा मेटल्स आर डक्टाइल, तो आप बोलोगे नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल की तरफ। ठीक है, दे हैव जनरली हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जस्ट अपोजिट है, ये दोनों चीज़ें जस्ट अपोजिट हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, मेटल्स नॉन मेटल्स में ज़्यादा हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 10th प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 10th प्रॉपर्टी कहती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है? मतलब मैंने अपने घर में लाके मान लो आयरन को रख दिया, तो अब मैं देखूंगा कि आयरन का कैसा है। तो फिजिकली स्टेट हमने देखा रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड तो होते ही नहीं है, मतलब गैस तो होते ही नहीं, आई एम सॉरी, गैस तो होते ही नहीं है, जनरली सॉलिड होते हैं। और सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है मरकरी का, जो लिक्विड, देखो मरकरी एक मेटल है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और यही थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है, इसका एक एप्लीकेशन भी है। थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ होता है, एक मेटल। ठीक है, तो जनरली रूम टेम्परेचर समझ रहे हो ना, घर में ला के रख दिया आपने। घर का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, उसको कहा जाता है रूम टेम्परेचर। उस पर ला के आपने रख दिया। लेकिन जब आपने मरकरी को लाया रूम टेम्परेचर पे, तो हमने देखा कि मरकरी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड है। तो एक लौता ऐसा एक्सेप्शन है, कोई गैस नहीं है मेटल्स में, सिर्फ एक लिक्विड है जो है मरकरी। याद रखना, सारे सॉलिड मरकरी को छोड़ के जो कि है लिक्विड, गैस तो कोई है ही नहीं। फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। अब आयरन को आप वेरी हाई टेम्परेचर पे जला दोगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे, 5000 के टेम्परेचर पे या 6000 के टेम्परेचर पे, सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, तो आयरन तो लिक्विड बन ही जाएगा, है ना भाई। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल भी लिक्विड हो जाएगा, मोल्टेन आयरन बन जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर देखा जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे देखा जाए, उस पर हमने क्लासीफाई करा है। यहाँ लिख लेना एक बात, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब ये नहीं कहीं पे भी बोल के आगे कि भाई मेटल तो यानी आयरन तो सॉलिड ही रहेगा, नहीं भाई, उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो मोल्टेन आयरन बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पे हाँ जनरली क्लासीफाई कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। क्लियर, ये एक्सेप्शन, इसको डब्बे में बंद करके लिख लेना। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी मेटल्स की। मैं शुरू करने जा रहा हूँ, क्या शुरू करने जा रहा हूँ? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। भाई शुरू करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आ जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी आसानी से पढ़ लेंगे। बस एक्सेप्शन जहाँ जहाँ बताऊँगा ध्यान रखते जाना, ठीक है। तो लगभग बस लेक्चर एंड ही होने वाला है। कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हैं नॉन मेटल्स की, वो पढ़नी है। कुछ क्या है इसमें भी ऑलमोस्ट 10 प्रॉपर्टीज है, लेकिन समझा चुका हूँ ना सारी, तो समझाने में टाइम नहीं लगेगा। खाली एग्जांपल लिख दूंगा, एक्सेप्शन लिख दूंगा, समझ जाना। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अगर मैं पहली से शुरू करूं तो मैं कहूंगा कि नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बात है तो है। इसको ब्रिटल भी कह सकते हो कि मेटल्स, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, मतलब हल्का सा जोर लगाने पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे मेटल है ना, उस पर कितना भी मार दो टूटेगा नहीं, थिन शीट में बन जाएगा या थिन वायर में बन जाएगा। ये है ब्रिटल, टूट जाएगा, मारोगे तेज से टूट जाएगा। चलो सेकंड कह सकता हूं कि बैड कंडक्टर्स, जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहां आई पहली एक्सेप्शन, ठीक है। जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ एक को छोड़ के, जो है कार्बन। और कार्बन भी अपने एलोट्रोप फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में। कार्बन का एलोट्रोप है ना ग्रेफाइट, पढ़ चुके हैं। तो ये ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। मतलब ये इतना अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कि ये इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स कैथोड एनोड बनाने में यूज होता है, इतना बढ़िया कंडक्टर है। तो एक एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। दोनों क्लियर हैं, वेल एंड गुड। चलते हैं तीसरे के ऊपर।
अच्छा यहीं पे एक समझा दूं कि इनका कलर क्या है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि मेटल्स का कलर मोस्टली सिल्वर ग्रे होता है, कॉपर और गोल्ड को छोड़ के, गोल्ड का येलो, कॉपर का रेडिश ब्राउन। इनके डिफरेंट कलर्स हैं, क्या है डिफरेंट कलर्स, इनका आप पता नहीं लगा सकते। जैसे क्लोरीन का, Cl2 का येलोइश ग्रीन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, लिख भी सकते हो। और कह लो कि फॉस्फरस जो है, फॉस्फरस वो वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है, ऐसे हैं चीज़ें, याद रखना। मतलब डिफरेंट कलर्स हैं, हर के अलग अलग कलर, कोई इसमें वो नहीं है कोई, जैसे हमने मेटल में बोल दिया कि मोस्टली सिल्वर ग्रे होते हैं, दो को छोड़ के, इसमें कोई नहीं, उसमें हर का डिफरेंट डिफरेंट कलर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कलरलेस है, कोई कलर ही नहीं है, बोल लो अब बात। चलो ये 3 प्रॉपर्टीज आई होप क्लियर होंगी। मैं चौथी पे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आपको 4th प्रॉपर्टी समझाता हूँ, जो है अपनी, मैं ले सकता हूँ डेंसिटी की, ले लो चलो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जनरली क्या है, इसमें सबकी लगभग लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी। चलिए फिफ्थ मैं लिख सकता हूँ हार्ड या स्ट्रॉन्ग ले लूँ, हार्ड या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ एक एक्सेप्शन आएगा। अब हार्ड स्ट्रॉन्ग में ये है कि जनरली तो ये होते हैं वीक, एक्सेप्ट कार्बन, और कार्बन भी एक एलोट्रोप के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में बता ही रखा है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड। और डायमंड आपको वहां भी फंसाएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, कि जनरली तो लो होते हैं, अभी यहीं समझा देता हूँ, जनरली तो लो होते हैं, लेकिन डायमंड का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। जो आयरन का होता है वो 5000 के करीब होता है, तो ये भी कम नहीं, ये भी 3500 तक पहुंच गया। तो डायमंड का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। तो हार्ड स्ट्रॉन्ग में भी आ गया आपको वीक, और यहीं पे लिख देता हूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में भी जनरली तो इनका लो होता है, लेकिन एक कार्बन ऐसा है जो बाजी मार गया यहाँ पे 350, कार्बन मतलब डायमंड 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना नोट डाउन करें, फिर और पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इतना आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कुछ बचा नहीं, ये नॉन मेटल सीधी सा पार्ट है। अब देखो 2-3 और बची हैं और उसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। अभी एक्सेप्शन की एक लिस्ट दे दूंगा, वो याद रख लेना। हाँ एक है, एक कहती है, एक और है जो आपको याद करने की ज़रूरत है, अच्छे से देखना उसे, कि मैंने बोला था मेटल्स आर लस्ट्रस, 5th प्रॉपर्टी है शायद, मेटल्स आर लस्ट्रस। तो ये जनरली तो है नॉन लस्ट्रस, मतलब जनरली इसमें कोई शाइन नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है आयोडीन का। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें बहुत बढ़िया शाइन है, ये याद रखें। और दूसरा छोटी छोटी बातें कर सकते हो, नॉन सोनरस, ये तो सब नॉन सोनरस होते हैं, ठीक है। मतलब किसी में घंटी वंटी नहीं बजती अगर उसको मारोगे। नॉन मेटल अगर यहाँ लिखे दिखेगा नहीं तो गैस होती है, घंटी क्या बजेगी। चलिए मोस्टली गैस होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी वही समझाने जा रहा हूँ। 7th प्रॉपर्टी कि इनके फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, मेरे ख्याल से लास्ट भी प्रॉपर्टी है इनके फिजिकल स्टेट्स की, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन नहीं है, बस डिफरेंट है। कि देखो गैस को तो हमने बांटा था ना, गैस बोल रहा हूँ, मेटल्स को तो हमने बोला था कि ये सॉलिड होते हैं और लिक्विड है, एक मेटल लिक्विड है मरकरी, बाकी सब सॉलिड है। यहाँ तीनों है, तीनों में से गैस के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कोई सा भी ले लो, गैस के तो ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। लिक्विड के कम है थोड़े, ब्रोमीन मान लो, एक ही लो अभी ब्रोमीन, याद रखना एक ही है शायद, हाँ शायद, मतलब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैंने जब पढ़ा था ये चीज़ तो मैंने ये पढ़ी थी कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि विच इज द ओनली मेटल विच इज ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। तो कुछ बच्चे तो मेटल पढ़ के आए थे कि मेटल में तो हमने मरकरी पढ़ा था तो मरकरी लिखेंगे, नॉन मेटल पूछा तब भी, लेकिन नहीं, नॉन मेटल के केस में ब्रोमीन नाम याद रखना और मेटल के केस में मरकरी नाम याद रखना। सॉलिड में भी है, कार्बन है सॉलिड में, सल्फर है सॉलिड में, ऐसी बात नहीं है, सॉलिड में भी काफ़ी नॉन मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कार्बन सल्फर का एग्जांपल आप ले सकते हैं अभी के लिए। गैसेस में तो भरमार है, और ब्रोमीन ये
लिक्विड में याद रखना। तो मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं नॉन मेटल्स की भी। अब एक और बात, क्या नाम है, अब यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन की एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ इसे पॉज करें, मैं इसे हटा दूंगा अभी यहाँ इसे पॉज करें और नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है, अच्छे से रखिए कि फिजिकल स्टेट में क्या क्या एक्सेप्शन है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या एक्सेप्शन है, और ये डेंसिटीज़ में क्या क्या एक्सेप्शन है, ऐसे करते करते मतलब कंडक्टिविटी में क्या क्या एक्सेप्शन है। तो जितने एक्सेप्शंस हैं सबके एक अलग ग्रुप्स में बांट के सारे एक्सेप्शंस लिख दिए हैं। वैसे मैंने सारे समझा दिए, कुछ उसमें छूटा नहीं है, सारे समझा दिए हैं। सारे आपने बक्से में बंद करके लिख भी लिए होंगे, लाल पेन से तो लाल पेन से लिख लिए, किसी और पेन से हरे पेन से लिख लिए होंगे, तो वेल एंड गुड। बट एक रिवाइज करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिख चुके सारे एक्सेप्शन तो एक बार इसको पढ़ लो, देख लो मेरे से कहीं छूट ना गया हो कोई सा, ठीक है। तो अगर सब है, अगर कोई नहीं छूटा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसे मोबाइल में रखो, कहीं भी पीडीएफ में रखो, कभी रिवाइज कर लेना। बस अच्छे से दे रखा है इसलिए मैंने आपको दे दिया कि अच्छे से ना फिजिकल स्टेट के अलग अलग दे रखे हैं, कंडक्टिविटी के अलग अलग दे रखे हैं, डेंसिटी के अलग अलग दे रखे हैं, तो अच्छा रहेगा आपको। बॉइलिंग पॉइंट के अलग अलग, मेल्टिंग पॉइंट के, कलर के अलग अलग, सही है वो, रिवाइज करने के लिए सही है। वैसे मैंने सारे पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ ये वाला लेक्चर भी होता है ख़त्म, ठीक है। ये वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज सबसे बेसिक लेक्चर था जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सेप्शन को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के, जिसमें 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पढ़ने की जरूरत है। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल्स की तो कम है, मेटल्स की सबसे ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर लेंगे। फिर लास्ट में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का कंसेप्ट आता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, उसको भी पढ़ लेंगे कि NaCl का कंपाउंड बनाओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, MgCl2 का बनाओ, वो सारे कर लेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में जानकारी थोड़ी प्राप्त करेंगे। तो चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इस चैप्टर में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी आएगी, तो वो सारी काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर में, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे, बने रहें, स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।